2022 मोदी सरकार द्वारा घोषित भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष। मेरी मान्यता है कि इस देश में दो राष्ट्र विद्यमान हैं। एक वह है जो भारत के संविधान द्वारा स्थापित भारत राष्ट्र कहलाता है, और दूसरा धर्म के आधार पर मतों का ध्रुवीकरण करके सत्ता में आए भाजपा द्वारा स्थापित हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र के शासक मोदी जी ने घोषणा की है कि 2022 का वर्ष यह अमृत महोत्सवी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष होगा, और 15 अगस्त 2022 यह अमृत महोत्सवी वर्ष का स्वतंत्रता दिवस होगा। अमृत महोत्सवी वर्ष का स्वतंत्रता दिवस होगा। मैं संविधान को मानता हूँ, मैं भारत के राष्ट्र को मानता हूँ, मैं भारत का राष्ट्रीय हूँ, फिर भी मोदी सरकार द्वारा स्थापित हिंदू राष्ट्र की प्रजा हूँ। इसलिए मेरे सामने अजीब सी समस्या खड़ी हुई है कि भारत राष्ट्र का एक प्रकार से संक्रमण हिंदू राष्ट्र में होते समय, जब हिंदू राष्ट्र का शासक इस वर्ष को स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष घोषित कर दिनांक 8 अगस्त से लेकर तो 15 अगस्त तक इस अमृत महोत्सवी वर्ष का आयोजन कर रहा है, और 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी दिवस मनाया जा रहा है, तो मैंने इस आयोजन में सहभागी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये दुविधा मेरे सामने है। मैं भारत राष्ट्र की प्रजा हूँ, साथ ही भारत राष्ट्र का राष्ट्रीय हूँ, स्वतंत्र सार्वभौम ना भारतीय हूँ, साथ ही हिंदू राष्ट्र की प्रजा हूँ। इसलिए यह दुविधा मेरे मन में व्याप्त है। इसीलिए आज जब आवाज इंडिया के माध्यम से मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ, तो आवाज इंडिया के सारे ही दर्शकों को, आवाज इंडिया के माध्यम से संविधान को मानने वाले भारत के सार्वभौम लोगों को, साथ ही मोदी सरकार की प्रजा को मैं संबोधित कर रहा हूँ। सर्वप्रथम उनको मैं अभिवादन करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ, उनके प्रति मैं एक प्रकार से जय भीम भी, सप्रेम जय भीम भी व्यक्त करता हूँ। परंतु अमृत महोत्सव के इस वर्ष के लिए उनको मंगल कामना देते हुए मुझे बहुत ही संकोच हो रहा है। मैं अपने इस वार्तालाप का आरंभ एक किताब के एक परिच्छेद से करना चाहता हूँ। एक ग्रंथ, यह ग्रंथ है, यह ग्रंथ लिखा है क्रिस्टोफे जेफ्रोलोट करके एक फ्रांस के एक विचारवंत द्वारा यह लिखा गया है। इनकी बहुत सारी किताबें, 3 किताबें मैंने पढ़ी हैं, और भी अधिक किताबें होगी जो हिंदू राष्ट्र के संबंध में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हिंदुत्व की फिलॉसफी के संबंध में लिखी गई हैं। इस किताब में जो मैंने आपको बताया है, इस किताब का एक परिच्छेद है, इस किताब का शीर्षक है हिंदू नेशनलिज्म एंड राइज ऑफ इथनिक डेमोक्रेसी। बड़ा विचार करने जैसा इस किताब का शीर्षक है, हिंदू नेशनलिज्म एंड द राइज ऑफ इथनिक डेमोक्रेसी। अर्थ इसका यह है कि हिंदू राष्ट्रीयत्व एवं धर्म आधारित लोकतंत्र का उदय। क्या है? हिंदू राष्ट्रीयत्व तथा धर्म आधारित लोकतंत्र का उदय। इसकी प्रस्तावना के एक परिच्छेद में कहा गया है, वह मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। मोदी गवर्नमेंट हैज प्रमोटेड ए न्यू फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। मोदी शासन ने एक नए प्रकार की
तानाशाही व्यवस्था यहाँ पर प्रस्थापित की है, पुरस्कृत की है। The government has weakened the institutions of state. संविधान द्वारा स्थापित सारे ही संस्थाओं को मोदी सरकार दुर्बल कर रही है, निर्बल कर रही है। इसमें संसद है, निर्वाचन आयोग है, न्याय व्यवस्था है। यह सारी ही संस्थाएं जानबूझकर दुर्बल करने का प्रयास किया जा रहा है। डिस्टॉर्टेड इलेक्टोरल प्रोसेस, निर्वाचन की प्रक्रिया का विकृतीकरण किया जा रहा है। निर्वाचन की प्रक्रिया यह पॉलिटिकल राइट है जिसको धर्म के आधार पर मतों का ध्रुवीकरण कर कर निर्वाचन की प्रक्रिया को विकृत किया जा रहा है। टारगेटेड माइनॉरिटीज इन अ मोर ऑफिशियल एंड डायरेक्ट वे देन विजिलेंटे ग्रुप। यहाँ पर कहा गया है कि माइनॉरिटीज को लक्ष्य किया जा रहा है, माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। मैं यहाँ पर माइनॉरिटी के साथ साथ अल्पसंख्यकों के साथ साथ पद दलितों को भी टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कहना चाहूँगा। न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यकों पर और पद दलितों पर आक्रमण कर रहा है। जैसे बुलडोजर, यूपी का बुलडोजर, यह शासन का प्रतीक बन गया है। अल्पसंख्यक और पद दलितों पर आक्रमण करने के लिए, अत्याचार करने के लिए शासन के माध्यम से, और इस प्रकार से मुस्लिम, अन्य अल्पसंख्यक और पद दलितों को इस व्यवस्था में द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। द्वितीय दर्जे का नागरिक जिसको मैं प्रजा कहता हूँ। द्वितीय दर्जे का नागरिकत्व ऐसा कोई नागरिकत्व नहीं होता, प्रजा होता है। और इसीलिए जैसा मैंने आरंभ में कहा कि इस देश में दो राष्ट्र है, एक भारत राष्ट्र है जिसका मैं सार्वभौम स्वतंत्र नागरिक हूँ, परंतु हिंदू राष्ट्र की मैं प्रजा हूँ क्योंकि मैं पददलित हूँ, क्योंकि मैं पददलित हूँ, इसलिए हिंदू राष्ट्र की प्रजा हूँ। यह ग्रंथ आगे कहता है, इंडिया इज देयरफॉर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम डिफैक्टो का अर्थ मैं बाद में बताऊंगा, हिंदू राष्ट्र टू एन ऑथोरिटेरियन हिंदू राज, हिंदू नेशन, हिंदू स्टेट। भारत राष्ट्र संक्रमण की अवस्था में है। भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की ओर परिवर्तित होने के संक्रमण की अवस्था में है और हिंदू राष्ट्र एक तानाशाही हिंदू राष्ट्र की ओर संक्रमित हो रहा है। तो भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की ओर, हिंदू राष्ट्र एक तानाशाही हिंदू राज्य की ओर संक्रमित हो रहा है। और इस संक्रमण का यह वर्ष 2022 एक महत्वपूर्ण वर्ष है। और इस संक्रमण के पश्चात यहाँ पर हिंदू राष्ट्र प्रस्तापित होगा, हिंदू स्टेट, हिंदू राज्य प्रस्तापित होगा, जो तानाशाही राष्ट्र होगा, जिसमें कोई भी स्वतंत्र सार्वभौम नागरिक नहीं होगा। मत का अधिकार प्राप्त प्रजा होगी जो तानाशाह चुनेगी, जो अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकेगी। और डिफैक्टो हिंदू राष्ट्र प्रस्तापित हुआ है, ऐसा क्रिस्टोफर जेफरोल्यूट अपने मोदीज इंडिया इस ग्रंथ में कहते हैं। डिफैक्टो का अर्थ यह होता है कि वास्तव में हिंदू राष्ट्र प्रस्तापित हो चुका है, परंतु अभी तक इस हिंदू राष्ट्र को संविधान की या विधान की मान्यता नहीं है। सो असंवैधानिक, अवैधानिक हिंदू राष्ट्र, संविधान विरोधी, विधान विरोधी हिंदू राष्ट्र आज इस प्रदेश में, इस देश में अस्तित्व में आया है। और इसीलिए भारत एक सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी,
लोकतांत्रिक गणराज्य था, उसका संक्रमण अब तानाशाही प्रधान, हिंदुत्ववादी, बहुसंख्यकवादी, धर्म सत्तावादी हिंदू राष्ट्र में हो गया है। क्या मैं संविधान का मानने वाला, भारत राष्ट्र को मानने वाला, भारत राष्ट्र का राष्ट्रीय कहलाने वाला, भारत राष्ट्र का सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष नागरिक कहलाने वाला नागरिक इस हिंदू राष्ट्र का स्वागत कर सकता है? क्या उसने इसका स्वागत करना चाहिए? क्या मोदी सरकार जिस अमृत महोत्सव का आयोजन कर रही है उस आयोजन में मैंने सहभागी होना चाहिए? मेरे लिए यह संभव नहीं है। मुझे यह लगता है यह भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव नहीं है। आगे मैं इसका विश्लेषण करूंगा। मुझे यह लगता है कि यह हिंदू राष्ट्र की स्थापना का महोत्सव है और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के महोत्सव में मैं एक स्वतंत्र भारत राष्ट्र का नागरिक होने के नाते इसमें सहभागी नहीं हो सकता। सहभागी होने का साहस भी मैं नहीं कर सकता। मैं प्रजा हूं, यह मैं मान चुका हूं। मैं प्रजा हूं, यह मैं मान चुका हूं। और प्रजा होने के नाते शासक मैं एक प्रकार से गुलाम, यह मेरा अस्तित्व बन चुका है। और शासक ने, मेरे शास्ता ने जो भी आदेश दिया उसको मुझे मानना पड़ेगा। यदि शास्ता या शासन का कोई प्रतिनिधि मेरे घर पर आकर, मेरे निवास पर आकर तिरंगा ध्वज को आरोपित करता है, तिरंगा ध्वज फहराता है, तो शायद मैं कोई भी आक्षेप नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि प्रजा होने के नाते मुझे इस आदेश का पालन करना होगा। और हो सकता है कि जबरदस्ती से, मेरी इच्छा न होते हुए भी मुझे इस महोत्सव में सहभागी होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अजीब सी बात है, मैं थोड़ा सा स्वतंत्रता प्राप्ति के इतिहास में 15 अगस्त 1947 के पूर्व कालखंड में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। 15 अगस्त 1947 तक, मतलब 75 साल पहले, यह देश, इस देश की प्रजा, लोग नहीं से मताधिकार प्राप्त लोगों के मतों का ध्रुवीकरण कर कर सत्ता में आए हुए लोग भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या यह अजीब सी बात नहीं है? जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को विरोध किया, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को दमित करने के लिए ब्रिटिशों को सहाय्य किया, वही लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के लोगों द्वारा निर्मित भारत के संविधान ने जब इस देश में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की, तो उस प्रक्रिया से सत्ता में आने के बाद उसी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से, बड़े उमंग से, बड़े उत्साह से आयोजित किया जा रहा है और अभियान चलाया जा रहा है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। सवाल पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात 7 दशक तक, 70 साल तक कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर, मुख्य कार्यालय पर, अन्य कार्यालयों पर, शाखाओं में कभी भी तिरंगा नहीं लहराया गया, कभी भी तिरंगा नहीं लगाया गया। आज वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आज उनकी ही विचारधारा की सरकार घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का आग्रह कर रही है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर तिरंगा नहीं लगाया जाता था, वैसे मदरसों पर भी कभी तिरंगा नहीं लगाया जाता था। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता
और बीजेपी के कार्यकर्ता मदरसों पर भी तिरंगा लगाया जाना चाहिए, इसका आग्रह कर रहे हैं। क्यों आग्रह कर रहे हैं, यह सवाल पूछा जा सकता है। जिन्होंने कभी इस तिरंगे को अपना राष्ट्रीय ध्वज नहीं माना, जिन्होंने कभी इस संविधान को अपना संविधान नहीं माना, जो कभी भी लोकतांत्रिक गणराज्य की फिलॉसफी में विश्वास नहीं करते, वो लोग आज तिरंगे का आग्रह कर रहे हैं और स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष मना रहे हैं। शायद इसलिए हो सकता है कि अब उनको विश्वास हो गया है 2022 में कि भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित हो चुका है, और इसीलिए इस आयोजन के माध्यम से वह यह बताना चाहते हैं कि भारत राष्ट्र का संक्रमण हिंदू राष्ट्र में हो चुका है। संवैधानिक मान्यता नहीं है, वैधानिक मान्यता नहीं है। शायद 2024 का लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद सत्ता में आने पर संविधान और विधान की मान्यता भी मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो हम इस संविधान को ही बदल देंगे। राष्ट्र को तो बदल दिया हमने, संविधान भी हम लोग बदल देंगे। और इस प्रकार से यह वर्ष जो है, बड़ी दुविधा की बात है, यह वर्ष भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष है या हिंदू राष्ट्र की स्थापना का महोत्सवी वर्ष है। इस प्रकार से यह दुविधा में हम लोग पड़े हुए हैं। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान के लिए संविधान द्वारा स्थापित भारत राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भारत राष्ट्र की एक संकल्पना की गई थी। हिंदुत्ववादी शक्तियां इस स्वतंत्रता के आंदोलन के विरोधी क्यों थी, स्वतंत्रता संग्राम में क्यों नहीं सहभागी हो रही थी, उसका भी कारण बताना आप लोगों के लिए जरूरी है, इसलिए मैं बताना भी चाहूंगा। स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप यदि भारत स्वतंत्र होता है तो भारत में संविधान का शासन होगा, और संविधान द्वारा जो शासन व्यवस्था स्वीकृत होगी वह धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की शासन व्यवस्था होगी। स्वाभाविकतया हिंदू राष्ट्र नहीं प्रस्तापित होगा, परंतु हिंदुत्व की फिलॉसफी वाले तो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। इसीलिए जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यदि हिंदू राष्ट्र निर्माण नहीं होने वाला है और भारत धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक भारत निर्माण होने वाला है, इसीलिए हिंदुत्ववादी शक्तियां इस प्रकार के स्वतंत्रता के आंदोलन का विरोध कर रही थी। दूसरा विरोध का स्वर इस प्रकार से था, इस देश पर ब्रिटिशों ने राज किया, ब्रिटिशों का राज है, इस देश पर मुसलमानों ने राज किया, भले ही आज वह अल्पसंख्यक हैं, परंतु हिंदुत्ववादी शक्तियां इन्हें आक्रामक मानती हैं। किसको? ब्रिटिश को और मुसलमानों को आक्रामक मानती हैं, और आक्रामक मानने की वजह से अपने आप को आक्रांता मानती हैं। आक्रामक द्वारा पीड़ित, आक्रामक द्वारा गुलाम बनाए जाने वाले लोग। फिर इनकी मान्यता यह है कि यदि स्वतंत्र भारत में हमारे आक्रामक, हमको गुलाम बनाने वाले लोग भी हमारे साथ शासन में सहभागी होंगे, तो सत्ता में भागीदार होंगे, तो हमको ऐसी स्वतंत्र भारत नहीं चाहिए। हमें वो भारत चाहिए जिसमें केवल हिंदू सत्ता में होंगे, अन्य कोई भी अल्पसंख्यक और विशेषता हमको गुलाम बनाने वाले विदेशी शासक हमारे साथ सत्ता में सहभागी नहीं हो सकेंगे। और एक बात थी, यदि भारत स्वतंत्र होता है, लोकतांत्रिक गणतंत्र आता है, तो पद दलित भी सत्ता में भागीदार हो जाएंगे। हिंदुत्व मतलब ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणत्व केवल ब्राह्मणों की, सवर्णों की सत्ता चाहता है,
शूद्र, अतिशूद्र, अस्पृश्य, अछूत सत्ता में भागीदार, यह कभी भी ब्राह्मणी सत्ता को मान्य नहीं है। स्वतंत्रता में यदि पददलित शूद्र सत्ता में भागीदार होंगे तो ऐसा स्वतंत्र भारत जो लोकतांत्रिक गणतंत्र बनने वाला है, ऐसा स्वतंत्र भारत भी उनको नहीं चाहिए था। और इसीलिए हिंदुत्ववादी शक्तियां स्वतंत्रता के आंदोलन में कभी भी सहभागी नहीं थी। उनके विरोध के बावजूद, उनके असहयोग के बावजूद, उनके षड्यंत्र के बावजूद भारत स्वतंत्र हुआ। भारत स्वतंत्र हुआ। केवल स्वतंत्र ही नहीं हुआ, भारत ने धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौम, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था स्वीकृत की। और गणराज्य की व्यवस्था स्वीकृत करने के पश्चात सारे ही भारतीयों को वोट का अधिकार दे दिया, क्योंकि यह व्यवस्था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पर आधारित है। इसका अर्थ है सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार। यह मताधिकार की व्यवस्था एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य पर आधारित व्यवस्था है। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य पर आधारित व्यवस्था है। इसका अर्थ यह है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को एक वोट होगा और उसका समान मूल्य होगा। 1940 में सावरकर जी कहते हैं, मैं लोकशाही में विश्वास नहीं करता, परंतु स्ट्रेटेजिकली हिंदू को सत्ता में आना है तो मैं स्ट्रेटेजिकली, प्रिंसिपली नहीं, फिलोसॉफिकली नहीं, मैं लोकतंत्र का स्वीकार करूंगा यदि वह लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य को मानता हो तो, इस सिद्धांत को मानता हो तो। और फिर इसलिए स्वीकार करूंगा कि ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंदू बहुसंख्याक है। हिंदू मतों का ध्रुवीकरण कर हिंदू सत्ता में आ सकने की संभावना है। इसीलिए मैं उस लोकतंत्र को भी स्वीकार करूंगा जो स्वतंत्रता के बाद एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत को मानता हो, क्योंकि उस लोकतंत्र में हिंदू मतों का ध्रुवीकरण कर सत्ता में आने की, हिंदुओं के सत्ता में आने के संभावना है। इसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वीकार किया। भारत राष्ट्र अस्तित्व में आ गया, संविधान अस्तित्व में आ गया, लोकतांत्रिक गणराज्य अस्तित्व में आ गया, एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य का सिद्धांत अस्तित्व में आ गया। हिंदू राष्ट्र की संभावना अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही थी, फिर भी एक क्षीण सी आशा किरण दिखाई पड़ रही थी कि एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत का स्वीकार कर हिंदू मतों का ध्रुवीकरण कर हम सत्ता में आ सकते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागी होना पड़ेगा। और इस कंपल्शन के चलते 1951 में 1952 का इलेक्शन सामने था। 1951 में आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए अपनी विचारधारा पर आधारित भारतीय जनसंघ की स्थापना की। उद्देश्य एक था भारत राष्ट्र का निर्माण, भारत राष्ट्र की स्थापना। स्ट्रेटेजी थी एक व्यक्ति एक मत, इस सिद्धांत का स्वीकार करने वाले लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागी होकर, चुनाव प्रक्रिया में सहभागी होकर हिंदू मतों का ध्रुवीकरण कर हिंदुत्ववादियों की सत्ता स्थापित करना और भारत राष्ट्र की स्थापना करना। 2014 में वह लोग सफल हुए, मतों का ध्रुवीकरण हुआ और
राष्ट्रीय व स्वयंसेवक संघ का अपत्य भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ और संक्रमण की अवस्था शुरू हुई। भारत राष्ट्र का संक्रमण हिंदू राष्ट्र की ओर। 2019 लोकसभा का चुनाव बीजेपी को और भी अधिक बहुमत प्राप्त हुआ और 2021 में क्रिस्टोफर जैफ्रे लॉट घोषित करते हैं कि डी फैक्टो हिंदू राष्ट्र भारत में अस्तित्व में आ गया है। अभी तक उसको संवैधानिक और वैधानिक मान्यता नहीं मिली है और इसीलिए 2022 लोगों के लिए, दुनिया के लिए भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है, परंतु आरएसएस के लिए, हिंदुत्ववादी शक्तियों के लिए यह हिंदू राष्ट्र की स्थापना का महोत्सव है। और यह महोत्सव इस दृष्टि से मनाया जा रहा है कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के नाम पर मोदी सरकार हिंदू राष्ट्र की स्थापना का महोत्सव मनाने जा रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति का संग्राम गांधी जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस चला रही थी तो एक और विचारधारा अपने स्वतंत्रता के लिए, भारत के स्वतंत्रता के लिए, अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी और उस विचारधारा का नाम है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की लिबरल डेमोक्रेटिक फिलॉसफी, उदारवादी लोकतांत्रिक फिलॉसफी। यह फिलॉसफी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी ब्रिटिशों के शासन से मुक्ति के लिए लड़ रहे थे, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, परंतु गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो स्वतंत्रता का आंदोलन चला रही थी उसमें सहभागी नहीं होना चाहते थे। बार बार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर गांधी जी को एक सवाल पूछते थे। वो सवाल ये था कि स्वतंत्रता का आंदोलन जो गांधी जी चला रहे हैं वह आंदोलन किसकी स्वतंत्रता का आंदोलन है, किसकी स्वतंत्रता का आंदोलन है। सवाल पूछने के पीछे स्पष्टीकरण यह था कि इस देश में हजारों वर्ष की परंपरा से सवर्ण वर्ग सत्ताधारी वर्ग बन चुका है। मुसलमानों के समय में भी सत्ता प्रशासन उनके अधीन था, ब्रिटिशों के शासन में भी प्रशासन उनके अधीन था। सवर्ण हमेशा से सत्ताधारी वर्ग रहा है, परंतु शूद्र और पददलित कभी भी सत्ता का हिस्सा नहीं रहे, उलट उसके विपरीत वह सवर्णों के गुलाम रहे हैं। क्या ब्रिटिशों के शासन के समाप्ति के बाद स्वतंत्र होने वाले भारत में यह शूद्र और अछूत, शूद्र और पददलित सवर्णों के शासन से भी मुक्त होंगे? गांधी जी ने इस सवाल का जवाब कभी भी नहीं दिया। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कभी भी गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी नहीं हुए। वह अपनी तरह से ब्रिटिशों के शासन से भारत के लोगों की मुक्ति के लिए और सवर्णों के शासन से पददलित, दासता से पददलितों की मुक्ति के लिए प्रयासरत थे, प्रयासरत रहे हैं, जिसका कभी विस्तार से हम बात कर सकते हैं। परंतु जब उनको लगा कि ब्रिटिश जा रहे हैं, भारत स्वतंत्र हो रहा है, चाहे किसी को भी प्रयासों से हो, संविधान का निर्माण हो रहा है, संविधान में सारे भारतीयों के हकों की बात होगी, पददलितों के हकों की भी बात की जानी चाहिए। इसलिए बाबा साहब को लगा कि संविधान के निर्माण के प्रक्रिया में मैंने भी सहभागी होना चाहिए।
और इतिहास को देखिए, इतिहास को देखिए, नियति को देखिए। डॉक्टर अंबेडकर, जिस डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को संविधान का निर्माता करके संविधान के निर्माता का दायित्व सौंपा गया। संविधान जो भारत बाबा साहब चाहते थे, ऐसा संविधान बने जिस संविधान में भारत लोकतांत्रिक गणराज्य हो, भारत का संविधान लोगों द्वारा निर्मित हो, भारत के संविधान में पद दलितों को संवरणों से मुक्ति मिले, भारत के संविधान में पद दलितों को भी सत्ता में भागीदारी मिले। इस प्रकार के संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी होना चाहते थे, परंतु इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। वह भारत के संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और इस नाते संविधान के निर्माता बने। जो संविधान यह घोषित करता है कि पद दलितों सहित सारे ही भारत के लोग सार्वभौम हैं। भारत एक सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। भारत के लोग समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और व्यक्ति की प्रतिष्ठा इस आधार पर नव समाज के निर्माण का संकल्प करते हैं। जब तक ऐसा नया समाज निर्माण नहीं होता, तब तक पद दलितों के आरक्षण और संरक्षण की गारंटी संविधान द्वारा दी जाती है और इस प्रकार के लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान के माध्यम से की गई। इस संविधान में भी एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तापित करने में अहम भूमिका निभाई। यदि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को शायद मालूम होता कभी कि इस सिद्धांत के चलते हिंदू मतों का ध्रुवीकरण कर संविधान विरोधी शक्तियां, भारत राष्ट्र विरोधी शक्तियां सत्ता में आ सकती है, तो शायद वह कोई और व्यवस्था पुरस्कृत करते। परंतु डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भारत की जनता पर, भारत के सार्वभौम लोगों पर विश्वास था। यह प्रबुद्धता से, अपने विवेक से अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। ऐसा हुआ नहीं, यह अलग बात है। परंतु उस समय भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर निश्चिंत नहीं थे। इस प्रकार की जो व्यवस्था प्रस्तापित की गई संविधान के माध्यम से, उसको वह पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की व्यवस्था कहते थे। पूरी डेमोक्रेसी नहीं, केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की व्यवस्था कहते, राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था कहते थे। और एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य की व्यवस्था को पॉलिटिकल इक्वालिटी की व्यवस्था कहते थे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि राजनीति में तो सारे व्यक्ति समान हैं, क्योंकि सबको एक मत का अधिकार है, परंतु सामाजिक व्यवस्था में सारे व्यक्ति समान नहीं है। और इसीलिए यह पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो पॉलिटिकल इक्वालिटी, एक मत एक मूल्य की व्यवस्था प्रस्तापित करती है, यह व्यवस्था अपूर्ण है। इसीलिए 25 नवंबर 1949 के संविधान सभा के अपने भाषण में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी में संक्रमित करने की बात करते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में परिवर्तन की बात करते हैं और सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, सामाजिक लोकतंत्र अर्थात समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, यह केवल राजनीतिक क्षेत्र के मूल्य नहीं, यह लोगों के जीवन के मूल्य बनने चाहिए, जीवन की पद्धति बननी चाहिए। जब तक राजनीतिक लोकतंत्र का सामाजिक लोकतंत्र में संक्रमण नहीं होगा, तब तक यह लोकतंत्र अपूर्ण रहेगा। और इसीलिए भारत के लोग
गत 7 दशकों में राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में संक्रमित करने में सफल नहीं हुए। इसीलिए इसीलिए एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य के सिद्धांत का फायदा उठाकर दुरुपयोग कर कर मतों का धर्मों के नाम पर ध्रुवीकरण कर कर आज एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत के विरोधी विचारधारा, एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य के विरोधी विचारधारा, संविधान के विरोधी विचारधारा, धर्मनिरपेक्षता के विरोधी विचारधारा, लोकतंत्र और गणराज्य के विरोधी विचारधारा सत्ता में आई है। ध्यान में रखिए, हमने सफर कहां से शुरू किया था? हमने सफर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से शुरू किया था। हमने सफर पीपल्स डेमोक्रेसी से शुरू किया था। हमने सफर सेक्युलर डेमोक्रेसी से शुरू किया था। हमने सफर लिबरल डेमोक्रेसी से शुरू किया था। पहुंचे कहां पर? पहुंचे कहां? इलिबरल डेमोक्रेसी, असहिष्णु लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र जो अल्पसंख्यकों के प्रति असहिष्णु है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा लोकतंत्र डॉक्टर अंबेडकर देना चाहते थे। आज का लोकतंत्र अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के प्रति इतना असहिष्णु है कि वह अधिकार ही छीनने की बात कहता है। इसको कहते हैं इलिबरल डेमोक्रेसी। हम फ्री डेमोक्रेसी नहीं है, हम ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेसी है। जैसे रशिया में है, जैसे वो भी कहते हैं डेमोक्रेसी है, परंतु वह तानाशाही डेमोक्रेसी है। जैसे चाइना, यहाँ की डेमोक्रेसी वैसे भी नहीं है, उससे भी निम्न स्तर की है, जो धर्म पर आधारित है, इलिबरल, और इसीलिए इसको इथनिक डेमोक्रेसी कहा गया है। धर्म पर आधारित, धर्म सत्ता, मतों का अधिकार है इसलिए डेमोक्रेसी है, अन्यथा धर्म सत्ता यहाँ पर स्थापित हो चुकी है और इसीलिए इसको इथनिक डेमोक्रेसी कहा जाता है। हमने सफर शुरू किया था लिबरल डेमोक्रेसी से, पहुंचे इलिबरल डेमोक्रेसी तक। तो यह हमारा सफर है और इसीलिए भारत की डेमोक्रेसी को फ्री डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता, इसको इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कहा जाता है। केवल निर्वाचन तक डेमोक्रेसी को सीमित किया जाए। क्या इस संक्रमण से मैंने खुश होना चाहिए? क्या इस संक्रमण को मैंने मान्यता देना चाहिए? क्या इस संक्रमण का महोत्सव जब आयोजित किया जा रहा है तो उसमें मैंने उमंग से, उत्साह से शरीक होना चाहिए, सहभागी होना चाहिए? क्या स्वयं को मंगल कामना प्रेषित करनी चाहिए? क्या अपने आप को भी, आप सारे लोगों को भी मंगल कामना देनी चाहिए? भारत राष्ट्र अस्तित्व में आने के कुछ संकेत मैं आज आपको संबोधित करते हुए देना चाहता हूं। कल ही नए उपराष्ट्रपति महोदय ने, जगदीप धनखड़ जी ने, महामहिम जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति ने कल ही शपथ ग्रहण की और उपराष्ट्रपति पद का पदभार स्वीकृत किया। उसके पहले हमारे उपराष्ट्रपति थे माननीय वेंकैया नायडू जी। जब वो उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति यह संवैधानिक पद है, भारत में राष्ट्रपति पद के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। ऐसा पद, जिस पद को पदभार ग्रहण करने से पहले व्यक्ति संविधान की शपथ लेता है, संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण की शपथ लेता है, जिसमें से एक मूल्य धर्मनिरपेक्षता भी है। ऐसी संविधान के सुरक्षा की, संवैधानिक मूल्यों के संरक्षा की शपथ लेते हुए उपराष्ट्रपति महोदय एक विद्यापीठ के, जिसके नाम में भी हिंदू हैं, उस विद्यापीठ के एक समारोह में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2020 से नई शिक्षा नीति लागू हुई है।
उस नई शिक्षा नीति पर आरोप है कि यह शिक्षा नीति शिक्षा का, समाज का भगवाकरण कर रही है, ब्राह्मणीकरण कर रही है। तो महामहिम उपराष्ट्रपति तब के वेंकैया जी नायडू कहते हैं, यदि शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा का और शिक्षा के माध्यम से समाज का भगवाकरण ब्रैकेट में ब्राह्मणीकरण किया जाता है तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? और क्या आपको साक्षी चाहिए, और क्या आपको प्रूफ चाहिए कि बीजेपी सरकार हर माध्यम का उपयोग कर कर इस देश का ब्राह्मणीकरण, इस देश का भगवाकरण करना चाह रही है और भारत राष्ट्र को हिंदूकरण करने की घोषणा कर रही है और उसी का महोत्सव मनाया जा रहा है। हम लोग आज भी, संविधान जब तक है तब तक भारत राष्ट्र को लोकतांत्रिक गणराज्य ही माना जाएगा। परंतु 2014 का प्रचार करते समय से ही मोदी जी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे कि मैं न तो संविधान को मानता हूं और न ही संविधान द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक गणराज्य को मानता हूं। भाजपा ने जब मोदी जी चुनाव के बाद हमारे प्रधानमंत्री हो गए यह घोषणा की थी, तब भावी प्रधानमंत्री में की चुनाव की घोषणा थी कांग्रेस मुक्त भारत। कोई भी दुनिया में कोई भी लोकतांत्रिक गणराज्य हो, वो चाहे अध्यक्षीय प्रणाली हो, फ्रांस की प्रणाली हो, अमेरिका की प्रणाली हो, ब्रिटेन की हो, जर्मनी की हो या भारत की हो, जहां भी लोकतंत्र है वहां पर लोकतंत्र के लिए विरोधी पक्ष का अस्तित्व अवश्य माना जाता है। जहां विरोधी पक्ष नहीं है वहां एक पक्षीय तानाशाही है ऐसा माना जाता है। जब चुनाव में एक पक्ष का उम्मीदवार कांग्रेस मुक्त भारत की घोषणा करता है तो क्या कोई दिल पर हाथ रखकर यह कहना चाहेगा कि यह उम्मीदवार प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकतंत्र की स्थापना को और मजबूत करेगा या लोकतंत्र को समाप्त कर कर एक पक्ष की तानाशाही लाना चाहेगा? चुनाव में आने के बाद सिस्टमैटिकली सारे ही शासन यंत्रणाओं का उपयोग कर कर कांग्रेस को नष्ट करने के प्रयास मोदी सरकार ने किए। मैं यह नहीं कहता कि सत्ताधारी पक्ष ने विरोधी पक्ष मजबूत करने के प्रयास करने चाहिए, यह मेरी मान्यता नहीं है। मेरी मान्यता यह है कि सत्ताधारी पक्ष के पास, सरकार के पास जो भी साधन उपलब्ध हो उन साधनों का प्रयोग विरोधी पक्ष को नष्ट करने के लिए किया जाना चाहिए। क्या आज भी हेराल्ड कांड के नाम पर जब केवल विरोधी पक्ष के नेताओं को ईडी के माध्यम से प्रताड़ित करने के प्रयास हो रहे हैं तो क्या यह विरोधी पक्ष के अस्तित्व को समाप्त करने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं? मैं यह नहीं कहता कि यदि विरोधी पक्ष भ्रष्ट हैं, उनके नेता भ्रष्ट हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। 2000 और अब 1 अगस्त 2022 को सत्ताधारी पक्ष का अध्यक्ष, जो सत्ताधारी पक्ष 8 करोड़ सदस्य होने का दावा करता है, जो सत्ताधारी पक्ष दुनिया में सबसे अधिक सदस्यता वाला पक्ष होने का दावा करता है, जो सत्ताधारी पक्ष सबसे अमीर सत्ताधारी पक्ष होने का दावा करता है, परंतु जिस साधन से उनको निधि प्राप्त होता है वह साधन गुप्त रखा जाता है, ऐसा सत्ताधारी पक्ष का अध्यक्ष
दावा करता है कि अब इसके आगे भारत में केवल एक ही पक्ष रहेगा और वह भारतीय जनता पक्ष होगा, क्योंकि उसी के पास विचारधारा है। कौन सी विचारधारा है यह नहीं, वो इसलिए भी कह देना चाहिए कि हम हिंदुत्ववादी विचारधारा में विश्वास करते हैं। ये भी कह देना चाहिए कि इसके बाद भारत में केवल हिंदुत्व की विचारधारा जिंदा रहेगी और हिंदुत्व की विचारधारा मानने वाला भारतीय जनता पक्ष ही इस देश में जिंदा रहेगा। अब इस देश में विरोधी पक्ष का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्या यह घोषणा भारत में एक पक्षीय तानाशाही प्रस्तापित करने की घोषणा नहीं है? क्या यह घोषणा, इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि हिंदुत्व के विचारधारा पर आधारित भारतीय जनता पक्ष की तानाशाही प्रस्तापित करने की यह घोषणा नहीं है। मेरे लिए यह घोषणा इसी ही प्रकार की घोषणा है। और जब सत्ताधारी पक्ष का अध्यक्ष यह घोषणा करता है और जब सत्ताधारी पक्ष उनके पास प्राप्त सारे ही साधन संपत्तियों का उपयोग कर विरोधी पक्ष का अस्तित्व समाप्त करने का प्रयास करता है, तो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति की घोषणा और वर्तमान सत्ताधारी पक्ष के अध्यक्ष की घोषणा क्लियर संकेत दे रही है कि अब भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट होगा, संक्रमित होगा। इस राष्ट्र की विचारधारा हिंदुत्ववादी विचारधारा होती। इस राष्ट्र में केवल एक ही पक्ष होगा जो भाजपा पक्ष होगा और एक पक्ष होने के नाते एक पक्ष की तानाशाही शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक गणराज्य के नाम पर इस देश में अस्तित्व में आएगी। जब सत्ताधारी ऐसी पक्ष ऐसी घोषणा कर महोत्सव मनाता है, तो क्या यह भारत राष्ट्र को 75 साल पूरे होने का महोत्सव है या हिंदू राष्ट्र की स्थापना का महोत्सव है? यह सोचने वाले लोगों की बात है, यह सोचना चाहिए। मैं सोचता हूं इसलिए परेशान हूं, मैं सोचता हूं इसलिए दुखी हूं, प्रक्षुब्ध भी। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, इस संक्रमण की अवस्था में भारत राष्ट्र से हिंदू राष्ट्र की ओर संक्रमण की अवस्था में कारपोरेट सेक्टर की भूमिका की बात मैं कहना चाह रहा हूं। बड़ी अहम बात है। यदि मोदी जी को कारपोरेट सेक्टर प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध नहीं करवा देता, तो भारत राष्ट्र का हिंदू राष्ट्र में संक्रमण इतना आसानी से नहीं होता। बीजेपी दावा करता है कि कई हजार करोड़ की संपत्ति बीजेपी के पास है। कोई सारे विरोधी पक्षों को यदि जोड़ दिया जाए तो भी उतना धन उनके पास नहीं है। और जब एक लोकसभा सीट का चुनाव लड़ने के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ की आवश्यकता है, तो सारे भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी, इसकी कल्पना कीजिए। केवल विचारधारा नहीं, जिस पक्ष के पास सबसे अधिक धन है, स्वाभाविक है उसी के पक्ष के अधिक सदस्य चुनकर आने की संभावना बढ़ती है। धन शक्ति, विचार शक्ति केवल नहीं, विचार शक्ति कितनी भी अच्छी हो, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार कितने भी अच्छे क्यों ना हो, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जैसा व्यक्ति भी विचार इतने लोकतांत्रिक, उनके विचारों को आम आदमी का मुक्ति की फिलॉसफी कहा जाता है। उस व्यक्ति के पास इतनी अच्छी फिलॉसफी होने के बाद भी ब्राह्मणी शक्तियों ने और धन शक्तियों ने उनको भी लोकसभा चुनाव में चुनकर नहीं आने दिया। आज केवल विचारों से चुनकर नहीं आता कोई भी, धन शक्ति। तो हम धन शक्ति की बात कर रहे हैं, धन शक्ति मतलब कारपोरेट शक्ति की बात कर रहे हैं। मोदी के सत्ता में आने में इस कारपोरेट शक्ति का
अहम रोल रहा है। और फिर कारपोरेट शक्ति के द्वारा, धन शक्ति द्वारा सत्ता में आने के बाद स्वाभाविक है कि कारपोरेट सेक्टर के हित की बात की जाए। 2014 से तो 2022 तक मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की बात करें तो एक ही बात सामने आती है, और कोई भी योगदान मोदी का नहीं दिखता। एक ही योगदान दिखता है कि 70 साल में लोगों के कर उत्पन्न से निर्मित संपत्तियां, सार्वजनिक संपत्तियां प्राइवेट सेक्टर को बेच देने के उपक्रम के अलावा मोदी सरकार ने और कोई भी उपक्रम नहीं किया है। मोदी सरकार जानी जाएगी सार्वजनिक संपत्तियों की बिक्री के लिए, और नोटाबंदी कर कर अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करने के लिए जीएसटी लगाकर, जीएसटी बुरी बात नहीं है, जिस ढंग से लगाया गया जीएसटी लगाकर लोगों की आजीविका छीनने के लिए और तालाबंदी कर कर लोगों को आजीविकाहीन बनाने के लिए आज मोदी सरकार ही दावा करती है कि 80 करोड़ लोग मुफ्त का अनाज प्राप्त करते हैं। 80 करोड़ लोग, मैं उसी दावे को चैलेंज कर रहा हूं। 80 करोड़ लोग मुफ्त का अनाज प्राप्त करते हैं। इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि वह आजीविका विहीन लोग हैं, और जो आजीविका विहीन होते हैं उनके लिए जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं वह मैं दोहराना चाहता हूं। जिन्हें आजीविका विहीन है, जिन्हें भूख का भय सताता है, जिन्हें घर से बेदखल होने का भय सताता है, जिन्हें अपनी बची खुची बचत के छीने जाने का भय सताता है, जिन्हें बच्चों को स्कूल से निकाल दिए जाने का भय सताता है, जिन्हें सरकार की दया पर जिंदा रहने के लिए मजबूर किए जाने का भय सताता है, जिन्हें मृत्युपरांत सरकारी पैसों से दहन या दफन किए जाने का भय सताता है, ऐसा भयभीत व्यक्ति अपने मूलभूत अधिकारों के छीने जाने पर उनकी सुरक्षा के लिए कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। मताधिकार के लिए तो कभी भी नहीं। और इसीलिए जब जिंदा रहने के लिए, जब मुफ्त के अनाज पर निर्भर रहना पड़ता है और जिस थैले में मुफ्त का अनाज मिलता है उस थैले पर मोदी और योगी की छवि हो, तो थैला घर ले जाने के बाद घर पहुंचता नहीं तो भाजपा का कार्यकर्ता या सरकार का प्रतिनिधि पहुंच जाता है और मतदाता को कहता है अनाज मिल गया ना? किसने दिया? मोदी जी ने दिया। किसने दिया? योगी जी ने दिया। कल भी चाहिए ना? हाँ, कल भी चाहिए तो मोदी जी और योगी जी की सरकार बनी रहे, इसलिए उनको वोट देना चाहिए। तो इससे लाभ, ऐसे मतदाता को लाभार्थी मतदार कहा जाता है। मोदी जी ने स्वयंभू, सार्वभौम, स्वतंत्र, विवेक बुद्धि वाले मतदाता को लाभार्थी मतदार, बेनिफिशियरी वोटर में कन्वर्ट कर दिया है, जो आजीविका विहीन है। और आजीविका विहीन होने की वजह से वह केवल जिनको सत्ताधारी कहेंगे उन्हीं को मत देगा। यह अर्थव्यवस्था ने इनको बनाया। सरकार जब मुफ्त पे अनाज दे सकती है तो आजीविका भी दे सकती है, परंतु कारपोरेट सेक्टर की फ्री मार्केट इकोनॉमी किसी को भी आजीविका देने के पक्ष में नहीं है। और जब इस प्रकार की अर्थव्यवस्था, लाभार्थी मतदार बनाने की अर्थव्यवस्था जब बनती है, तब लाभार्थी मतदार केवल उसका पेट के लिए जीता है, और जो उसको पेट के लिए अनाज देता है उसी पर वह निर्भर करता है। भारत
संक्रमण अवस्था में है। भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित हो गया है। भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था यह एक पक्षीय तानाशाही में परिवर्तित हो चुकी है। स्वतंत्र सार्वभौम मतदाता आज लाभार्थी मतदार में परिवर्तित हो चुका है। भारत राष्ट्र पद दलितों का विरोधी बन चुका है। भारत राष्ट्र अल्पसंख्यकों का विरोध करता है। ऐसे हिंदू राष्ट्र का मैं प्रजा बन गया हूं। फिर भी मैं लाचार नहीं हूं, फिर भी मैं लीन नहीं हूं, फिर भी मैं संघर्ष करना चाहता हूं, संघर्षित रहना चाहता हूं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि अवर्स इज ए बैटल नॉट फॉर पावर, नॉट फॉर वेल्थ, अवर्स इज ए बैटल फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं संविधान को फिर से प्रस्तापित करने की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं संविधान द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक गणराज्य को फिर से प्रस्तापित करने की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। मैं स्वतंत्र मतदार बनने की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। प्रजा से सार्वभौम लोक बनने की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। और इसमें मेरा एक ही शस्त्र है, वह मेरे होठ का अधिकार। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं कभी भी एक पक्षीय तानाशाही को वोट नहीं दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं इलिबरल डेमोक्रेसी प्रस्तापित करने वाले को वोट नहीं दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इथनिक डेमोक्रेसी प्रस्तापित करने वाले को वोट नहीं दूंगा। अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी प्रस्तापित करने वाले को वोट नहीं दूंगा। सार्वभौम मतदाता को लाभार्थी मतदाता बनाने वाली सत्ता पक्ष को मैं वोट नहीं दूंगा। मेरी लड़ाई जारी रहेगी इस आह्वान के साथ कि जो अपने आप को भारतीय मानते हैं, जो अपने आप को संविधान के प्रति निष्ठावान मानते हैं, जो अपने आप को संविधान के प्रति समर्पित मानते हैं, जो अपने आप को संविधान ने दिए हुए लोकतांत्रिक गणराज्य को समर्पित मानते हैं, स्वयं को भारतीय मानते हैं, भारत का राष्ट्रीय मानते हैं, भारत के राष्ट्र का सार्वभौम स्वतंत्र मतदाता मानते हैं, उन्हें अपने विवेक का उपयोग कर कर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए इस लड़ाई में, इस संग्राम में सहभागी होने का आह्वान करता हूं। मैं खेद व्यक्त करता हूं कि भले ही सरकार घोषणा करे, परंतु स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव में मैं आपको मंगल कामना प्रेषित नहीं कर सकता, क्योंकि अमृत महोत्सव के नाम पर हिंदू राष्ट्र की प्रस्तापना का महोत्सव मनाया जा रहा है। आपने मुझे सुन लिया, इसलिए आप सब लोगों को और आवाज इंडिया ने मुझे आपको संबोधित करने का अवसर दिया, उसलिए आवाज इंडिया को अपनी कृतज्ञता प्रेषित करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।